सो आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। सबसे ज़्यादा सीरियस जो डिजीज़ है एरिथमियाज की, उनमें सबसे फेटल वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है और इसका मैकेनिज्म भी काफ़ी जो है वो पेचीदा सा है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। वी कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। थोड़ी सी फोकस की ज़रूरत है, बाकी इंशाल्लाह हम कर जाएंगे इसको भी। So पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Ventricular fibrillation results from cardiac impulses that have gone berserk within the ventricular muscle mass, stimulating first one portion of the ventricular muscle, then another portion, then another, and eventually feeding back onto itself to re-excite the same ventricular muscle over and over again, never stopping. Endless nerve impulses generating in the ventricle. दिस इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की डेफिनेशन यही है कि कार्डियक इम्पल्सेस जो है ना वो बरसर कर गई हैं, यानी उनकी ब्रांचिंग हो गई है और वो क्या कर रही हैं, एक पोर्शन को पहले कर रही हैं डीप हो रहा है, फिर एक और पोर्शन को कर रही हैं, फिर एक और पोर्शन को कर रही हैं, फिर एक और पोर्शन को कर रही हैं। सबको एक साथ नहीं करी। जब सबको एक साथ नहीं कर रही हैं तो फिर क्या होता है कि जब तक वो नेक्स्ट कंप्लीट कर जाती है ना, पूरे पार्ट पे कंप्लीट कर जाती है वो नर्व इम्पल्स, तो वो जो शुरू वाला एक पोर्शन होता है ना, उसकी रिफ्रैक्टिव पीरियड खत्म हो चुका होता है, उसके अंदर फिर से वो नर्व इम्पल्स स्टार्ट हो जाती है पैदा होना। ठीक है, तो जो हम जिसको वेंट्रिकुलर सिंशियम बोलते हैं, वो सिंशियम एज अ सिंशियम काम नहीं कर रहा होता, इसको हम वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कह देते हैं। When this happens, many small portion of ventricular muscle will be contracting at the same time, while equally as many other portion will be relaxing. Thus, there is never a coordinate contraction of all the ventricular muscle at once, which is required for a pumping cycle of the heart. ठीक है, वो कहना ये चाह रहे हैं कि हम कुछ पोर्शन वो रिलैक्स कर रहे हैं, कुछ पोर्शन कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, तो जो कोऑर्डिनेशन चाहिए थी वेंट्रिकुलर मसल को कॉन्टेक्ट करने के लिए, वो उनके मसल्स में आपस में उसके पार्ट्स में नहीं हो रही। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो वेंट्रिकल जो है वो कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहा होता। Therefore, despite massive movement of stimulatory signals throughout the ventricles, the ventricular chambers neither enlarge nor contract but remain in an determinate stage of partial contraction. तो फिर क्या होता है, मैसिव मूवमेंट की स्टिमुलेटरी सिग्नल्स आर देयर, ठीक है, वो स्टिमुलेट कर रहे हैं मसल्स को, बट देयर इज नो कोऑर्डिनेशन। और जब कोऑर्डिनेशन नहीं होगी तो फिर वो जो इम्पल्स आ रही है उसका भी कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, और उल्टा जो है हार्ट एक इनडिटर्मिनेंट सी कंडीशन में चला जाएगा कि उसको पता ही नहीं होगा कि उसने रिलैक्स करना है या उसने कॉन्ट्रैक्ट करना है। पंपिंग ईदर नो ब्लड और नेग्लिजिबल अमाउंट, मतलब उसके अंदर से ब्लड निकलेगा ही नहीं, उसके अंदर सफिशिएंट प्रेशर ही क्रिएट नहीं होगा। जब प्रेशर नहीं क्रिएट होगा तो वो एक्सर्ट कैसे करेगा उसको इनटू द एओर्टा और इनटू द पल्मोनरी आर्टरी। Therefore, after fibrillation begins, unconsciousness within 4 to 5 seconds occurs. अनकॉन्शियस यानी बेहोशी का आलम स्टार्ट हो जाता है जब फिब्रिलेशन हो जाती है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। क्योंकि जो ब्रेन है ना, उसको 4 से 5 सेकंड्स तक अगर ब्लड ना मिलेगा तो वो फेंटनेस कॉज कर देता है। एंड ऐसा भी हो जाता है कि अगर ये मतलब ज्यादा देर के लिए रहे तो फेटल हो सकता है और डेथ भी कॉज कर सकता है। मल्टीपल फैक्टर्स आर देयर दैट कैन स्पार्क वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। जो मेन दो फैक्टर्स हैं, ये भी हो सकता है कि एक पर्सन जो है वो 1 सेकंड पहले तो बिल्कुल ठीक था और 1 सेकंड बाद उसके अंदर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गया, उसकी डेथ हो गई। ठीक है, यह मैडम ने कहा था कि अल्लाह ताला के हाथ में, क्योंकि बहुत से अभी भी राज जो हैं वो साइंस वाजे नहीं कर पाई, लेकिन जो दो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं मेनली अभी तक जो डिस्कवर हुए हैं, उनमें एक है कि सडन इलेक्ट्रिक शॉक ऑफ द हार्ट, हार्ट को इलेक्ट्रिक शॉक मिल जाए कि अगर हम बिजली की तार को हाथ लगा ले, अगर हार्ट पर वो लग जाए, ठीक है, तो फिर क्या होता है, फिर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाती है।
या फिर इस्कीमिया ऑफ हार्ट मसल, हार्ट का मसल जो है वो डेथ, उनकी डेथ हो जाए, ठीक है, पार्ट्स ऑफ द हार्ट मसल डेथ हो जाए अल्टीमेट लेवल की, एक्सट्रीम लेवल की। और इसके साथ साथ जो स्पेशलाइज कनेक्टिव सिस्टम है वो खराब हो जाए, उसकी इस्कीमिया हो जाए, या दोनों की इस्कीमिया हो जाए, तो फिर जो है क्या कॉज होती है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कॉज होती है। अभी phenomenon of re-entry circus movement as the basis for ventricular fibrillation। phenomenon of re-entry यानी सर्कस मूवमेंट्स जो है वो बेसिस बनती हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की। अब ये सर्कस मूवमेंट्स क्या होती हैं, इनका प्रोसीजर क्या है, मैकेनिज्म क्या है, इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं सर्कस मूवमेंट्स में, और रोल क्या प्ले कर रही होती है ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में, ये देखना है। When the normal cardiac impulse in the normal heart has traveled through the extent of the ventricle, it then has no place to go because all the ventricular muscle is at that time refractory and cannot conduct the impulse further। नॉर्मल जब हार्ट कार्डिक इम्पल्स आ रही है ना, तो क्या करना है नर्व इम्पल्स ने, उसने जाना है मसल, वेंट्रिकुलर मसल के क्रॉस, और क्या करना है, सबको डिपोलाइज कर जाना है। डिपोलाइज करके क्या करना है फिर, वहां पे जब सारा वेंट्रिकल क्या हो जाएगा, डिपोलाइज हो जाएगा, तो उसने क्या करना है, डाई आउट कर जाना है, इम्पल्स ने डाई कर जाना है। क्योंकि नेक्स्ट जब वो आगे अगले मैस की तरफ जाएगी ना, तो क्या होगा, वहां पर रिफ्रैक्टिव पीरियड चल रहा होगा अगले मसल का। जब रिफ्रैक्टिव पीरियड चल जाएगा, तो रिफ्रैक्टिव पीरियड इज दैट पीरियड इन विच नो इम्पल्स कैन बी कंडक्टेड इन दैट पर्टिकुलर मसल, यू कैन से, ठीक है। तो वहां पर नर्व इम्पल्स जनरेट हो ही नहीं सकती। आइदर आप जितना मर्जी वोल्टेज उस पर अप्लाई कर लो, जितनी मर्जी हाई वोल्टेज की इम्पल्स ले जाओ उसके पास। सो therefore that impulse dies and the heart awaits a new action potential to begin in the sinus node। फिर हार्ट जो है वो वेट कर रहा होता है साइनस नोड से दोबारा से नर्व इम्पल्स जनरेट होने का। Under some circumstances, however, this normal sequence of events does not occur, ठीक है। Therefore, let us explain more fully the background condition that can initiate re-entry and lead to circus movements, these in turn causing ventricular fibrillation। फिगर 13.14 हमें डिस्क्राइब करनी होगी, इसके साथ साथ लेके चलेंगे और इंशाल्लाह हमें सर्कस मूवमेंट समझ आ जाएंगी। फिगर 13.14 shows several small cardiac muscle stripes cut into form of circles। If such a stripe is stimulated at the 12 o'clock position so that the impulse travels in only one direction, ठीक है, हमने क्या किया, कार्डियक जो मसल है उसके छोटे छोटे स्ट्राइप्स काट लिए गोल गोल दायरे में, ठीक है, और उसके अंदर हमने नर्व इम्पल्स गुजारना शुरू कर दी, ठीक है। अब नर्व इम्पल्स जब उसके अंदर से गुजरी, तो वो एक ही डायरेक्शन में मूव की। हार्ट के अंदर ऐसा नहीं होता, हार्ट के अंदर मल्टी डायरेक्शनल वो मूवमेंट शो कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर समझने के लिए हमने एक ही डायरेक्शन में उसको मूव कराई। अच्छा, the impulse spread progressively around the circle until it returns to 12 o'clock position, ठीक है। इम्पल्स जहां से स्टार्ट हुई थी वहीं पर आके रुक गई, और वहां पर क्या हुआ, वो अगर तो वो नॉर्मल है तो क्या होगी, वहां पे जाके डाई आउट कर जाएगी। वहां पे देखो ना, ये नॉर्मल है, यहाँ से स्टार्ट हुई है 12 ओ क्लॉक से स्टार्ट हुई है नर्व इम्पल्स, यहाँ पर हमने थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दिया, ये स्टार्ट हो गई क्लॉकवाइज, स्टार्ट होगी, होती 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 यहाँ पर ये पहुंच रही है, और जब ये 12 ओ क्लॉक पे पहुंची ना यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो रेड कलर शो कर रहा है ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड है 0.25 सेकंड्स का, ठीक है। ये जो 0.25 सेकंड्स का रिफ्रैक्टिव एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड है ना, ये ऐसा रिफ्रैक्टिव पीरियड है कि इसके अंदर आप जितना भी पोटेंशियल डाल दोगे, there will be no change, there will be no depolarization, there will be no action potential generated in that particular muscle, ठीक है। सो फिर क्या होता है, the impulse then dies out because refractory muscle cannot transmit a second impulse, but
There are three different conditions that can cause this impulse to continue to travel around the circle. ठीक है, तीन कंडीशंस ऐसी हैं कि जिनको हम डिस्कस करें तो पता चलेगा कि जो हमारी जो इम्पल्स है ना, जो यहाँ पर आकर डाई आउट कर गई थी, वो आगे फिर आगे फिर मूव ऑन कर सकती है। वो कैसे? वो तीन वेज कौन से हैं वो हमने देखने हैं। That is to cause re-entry of the impulse into muscle that has already been excited. Excited muscle को दोबारा एक्साइट करने वाली जो नर्व इम्पल्स है, ठीक है, उसको जब हम देखेंगे तो वो क्या कर रही होगी, सर्कस मूवमेंट कर रही होगी। इस होल प्रोसेस को क्या करते हैं, डाई आउट करने की बजाय नर्व इम्पल्स अगर दोबारा री एंट्री कर रही है सेम मसल के अंदर और एक्साइटेशन कॉज कर रही है, तो उसको हम सर्कस मूवमेंट का नाम दे देते हैं। अभी तीन जो उसने बताया, डिफरेंट कंडीशंस बताई, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट वन है इफ पाथवे अराउंड द सर्कल इज लॉन्ग, ठीक है। सेकेंड वन है लेंथ ऑफ द पाथवे रिमेन्स कांस्टेंट बट वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन बिकम्स डिक्रीज। थर्ड वन है कि रिफ्रैक्टिव पीरियड ऑफ द मसल माइट बिकम शॉर्टन। ये तीन फैक्टर्स हमने अब डिस्कस करने हैं इस डायग्राम को सामने रख के। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, नॉर्मल पाथवे जो जितना, अब फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर का या 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का इसका ये सारा एरिया है, ठीक है, सरकमफेरेंस जो भी इसको कहेंगे, ठीक है, 2 पाई का ये चल रहा है। जब इसका ये एरिया जो है ये डायमीटर बढ़ जाएगा ना, इसका ये डायमीटर बढ़ जाएगा, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, जो हमारी नर्व इम्पल्स के फ्लो करने की, चलने की जो लेंथ है, जिस रूट से उसने पास करना है, वो लेंथ बढ़ जाएगी। यानी हमारा मसल जो है वो एनलार्ज कर जाएगा ड्यू टू सम रीजंस, ठीक है, एजिंग की वजह से, ये ज्यादा काम करने की वजह से वो एनलार्ज कर जाएगा। तो फिर क्या होता है, लॉन्ग पाथवे उसको कवर करना पड़ता है नर्व इम्पल्स को। जब वो लॉन्ग पाथवे नर्व इम्पल्स कवर करेगी, ठीक है, तो ज्यादा जो है क्या होगा, उसको टाइम रिक्वायर होगा, ठीक है, पूरा जो है वो 12 ओ क्लॉक कंप्लीट करने के लिए ज्यादा टाइम जब रिक्वायर होगा, तो उतनी देर में क्या होगा कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड जो होगा ना उस मसल के अंदर, वो खत्म होना शुरू हो जाएगा और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड आ जाएगा। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड हमने वो पढ़ा था, देयर इज एन एडिशनल 0.005 सेकंड का एडिशनल रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है कि जिसके अंदर अगर हम हाई वोल्टेज अप्लाई कर दें, ठीक है, नॉर्मल वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर दे, तो उसके अंदर, उस मसल के अंदर डिपोलराइजेशन हो सकती है, एक्शन पोटेंशियल हो सकता है। उस वक्त उस मसल का रिफ्रैक्टिव पीरियड, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड स्टार्ट हो गया था। अब उसने क्या किया, वो जैसे ही कंप्लीट 20 वो हो गई ना, ठीक है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर वो खाली है, यहाँ पर कोई भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड नहीं है। डार्कर एरिया रिफ्लेक्ट्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, यहाँ पर कोई भी इंपल्स नहीं है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि इम्पल्स ने दोबारा यहां से मूव ऑन करना शुरू कर दिया ड्यू टू ए लॉन्गर पाथवे। ओके, हो गया। सेकंड जो हमारे पास कंडीशन है वो है कि अगर लेंथ हम कांस्टेंट रख लें लेकिन हम वेलोसिटी को डिक्रीज कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, वेलोसिटी को जब हम डिक्रीज करेंगे ना, तो हमारा जो टाइम है वो इंक्रीज कर जाएगा, टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज कर जाएगा पहुंचने का यहाँ तक। जब यहाँ पर टाइम पीरियड इंक्रीज कर जाएगा तो वही कंडीशन फिर से आ जाएगी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है वो उसका खत्म हो चुका होगा, वहां पर रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड भी खत्म हो चुका होगा, और अगेन वहां पर क्या होगा, नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाएगी। थर्ड जो है कि उसने कहा कि वेलोसिटी भी हमारे पास कांस्टेंट है, सही वेलोसिटी आ रही है, हमारे पास जो डिस्टेंस है वो भी सही है, मतलब ये जो नॉर्मल पाथ पे हमारे पास, ड्यू टू सम रीजन जो हमारा मसल है उसका रिफ्रैक्टिव पीरियड ही चेंज हो गया, उसका रिफ्रैक्टिव पीरियड कम हो गया पहले से। अगर फॉर एग्जांपल 0.25 सेकंड्स था तो वो 0.2 सेकंड्स को छोड़कर वो 0.10 सेकंड या 0.20 सेकंड हो गया। अब उससे क्या हुआ कि एक मसल ने जो कि 0.25 सेकंड तक उसने क्या कराना था, रिफ्रैक्टिव पीरियड में रहना था, वो क्या हो गया,
वो अब डीपोलराइजेशन स्टेट के लिए तैयार हो गया, ठीक है, उसके अंदर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्रिएट हो गया। तो फिर क्या हुआ, अगेन वो जो नर्व इम्पल्स वो जिसने कंप्लीट कर ली हुई थी 12 o'clock वाली साइकिल, वो फिर उसके अंदर जनरेट कर देगी नर्व इम्पल्स, और वो अगेन एंड अगेन 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 एंड अगेन वो मूव करती जाएगी और वो डाई आउट नहीं होगी। दिस इज व्हाट यू कॉल सर्कस मूवमेंट। All of these conditions occur in different pathological states of human heart as follows. A longer pathway typically occurs in dilated hearts, ठीक है, लॉन्ग पाथवे जो होगा वो डायलेटेड हार्ट में अकर किया होता है। डिक्रीज्ड रेट ऑफ कंडक्शन frequently result from blockage of Purkinje system। डिक्रीज रेट ऑफ कंडक्शन कैसे होता है, और Purkinje सिस्टम में ब्लॉकेज आ गई है। So the third thing is a shortened refractory period commonly occurs in response to various drugs, such as epinephrine or after repetitive electrical stimulation. Thus, in many cardiac disturbances, reentry can cause abnormal pattern of cardiac contraction or abnormal cardiac rhythms that ignore the pace-setting effects of the sinus node. उनका कहना यह है कि रिफ्रैक्टरी पीरियड कैसे डिक्रीज कर जाता है, उसके लिए वो एपिनेफ्रीन और रेपिटेटिव जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है उनकी वजह से रिफ्रैक्टरी पीरियड जो है वो डिक्रीज कर जाता है। यानी 3 जो कंडीशंस हैं उनकी 3 कॉजेज उन्होंने नीचे बता दिए हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो सबसे ज़्यादा थोड़ा सा पेचीदा सा है, लेकिन इतना है नहीं जितना जो है वो बना दिया जाता है। चेन रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ फिब्रिलेशन। In ventricular fibrillation, one sees many separate and small contractile waves spreading at the same time in different directions over the cardiac muscle. Ventricular fibrillation के दौरान क्या होता है कि एक बंदा वो सेपरेट सेपरेट सी कॉन्ट्रेक्टाइल वेव्स देख रहा होता है, सेम टाइम में डिफरेंट तरह की वेव्स देख रहा होता है, ज़्यादा वोल्टेज वाली भी और कम वोल्टेज वाली भी। The reentrant impulses in fibrillation are not simply a single impulse moving in a circle as shown in figure 13.14। उन्होंने बोला ये है कि जो 13.14 में हमें शो कराई जा रही है ना नर्व इम्पल्स, वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही इम्पल्स बन के वो घूमती रहेगी और री एंटर करती रहेगी, नहीं। Instead, they have degenerated into a series of multiple wave fronts that have the appearance of a chain reaction। बल्कि वो क्या करती हैं, एक सीरीज ऑफ मल्टीपल वेव्स बना लेती हैं, वेव फ्रंट्स बना लेती हैं, जिसको हम आम जुबान में वेव्स ही बोलते हैं। और क्या करती हैं, वो एक चेन रिएक्शन बन जाता है, चेन बन जाती है, एक बड़ी बड़ी वेव से छोटी वेव्स बन जाती हैं जो कि सारे हार्ट के अंदर मूव कर रही होती हैं। One of the best ways to explain this process in fibrillation is to describe the initiation of fibrillation by electric shock caused by 60 cycle alternating electric current। सबसे बेस्ट वे यही है कि हम फिब्रिलेशन को डिस्क्राइब करें कि वो हम अगर हम इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करें ना 60 साइकिल का, ठीक है, तो वो जो है हमें डिस्क्राइब कर सकता है फिब्रिलेशन को इजीली। तो वो अब हम पढ़ते हैं 60 cycle alternating current। Fibrillation caused by 60 cycle alternating current. At a central point in the ventricles of heart A in figure 13.15, a 60 cycle electrical stimulus is applied through a stimulating electrode। फिगर 13.15 का जो ए पार्ट है उसके अंदर उन्होंने कहा जी हमने स्टिमुलस पॉइंट, ये इलेक्ट्रोड है, यहाँ से हमने क्या किया, इम्पल्सिस, हमने एक वोल्टेज अप्लाई किया, 60 साइकिल अल्टरनेटिंग करंट का वोल्टेज अप्लाई कर दिया इसके ऊपर। जब इस पर वोल्टेज अप्लाई किया ना तो क्या हुआ, उसके अंदर नर्व इम्पल्स जनरेट हो गई। अब एट दैट टाइम क्या होता है, द फर्स्ट साइकिल ऑफ द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कॉजेज ए डीपोलराइजेशन वेव टू स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हमने दी, स्टिमुलस दिया ना, वो उसका वोल्टेज कितना था कि वो डीपोलराइज कर सकता था सारे के सारे मसल्स को तमाम डायरेक्शंस में, leaving all the muscle beneath the electrode in a refractory state. After about 0.25 seconds,
और हमने वो चीज कब अप्लाई की थी, डीपोलराइजेशन, वो स्टिमुलस, वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस कब दिया था, जब सारे के सारे जो मसल्स थे ना हार्ट के, वो रिफ्रैक्टिव स्टेट में थे। क्या हुआ, आफ्टर अबाउट 0.25 सेकेंड्स पार्ट ऑफ दिस मसल बिगेन टू कम आउट ऑफ द रिफ्रैक्टिव स्टेट। तो जो इस मसल का जो पार्ट है ना, वो क्या करने लग गया, 0.25 सेकंड जो कि रिफ्रैक्टिव पीरियड है, वो रिफ्रैक्टिव स्टेट से बाहर आने लग गया। सम पोर्शन कम आउट ऑफ रिफ्रैक्टिवनेस बिफोर अदर पोर्शन। कुछ पोर्शंस जो थे वो रिफ्रैक्टिवनेस से कुछ पोर्शन से पहले वापस आ गए, ठीक है। कुछ जो है वो पोर्शन बाद में आए। So this state of events is depicted in heart A by many lighter patches. लाइटर पैचेस जो हैं वो शो कर रहे हैं कि यहाँ पर नर्व इम्पल्स पास करेगी। ये डीपोलराइजेशन रीजन्स हैं। यहाँ पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ चुका है, अब यहाँ पर डीपोलराइजेशन होएगी। दूसरी तरफ which represent excitable cardiac muscle and darker patches which represent still refracting muscle. Darker patches क्या शो कर रहे हैं, refracting muscles को। New continuing 60 cycle stimuli from the electrode can now cause impulse to travel in certain directions through the heart, but not in all directions. जो न्यू है ना, न्यू थिंग क्या है, ये जो कंटिन्यूइंग 60 साइकिल स्टिमुलस है ना, उसने क्या किया, इलेक्ट्रोड से वो कॉज कर सकता है, इम्पल्सेस कॉज कर सकता है किसी भी डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। अब वो डायरेक्शंस पे जब वो चला गया, कुछ डायरेक्शन में वो जाएगा, कुछ डायरेक्शन में वो नहीं जाएगा। अब उसकी क्या रीजन है वो आगे वो बता रहा है। दस इन हार्ट ए सर्टेन इम्पल्सेस ट्रेवल फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस अंटिल दे रीच रिफ्रैक्टिव पीरियड्स ऑफ द हार्ट एंड दे आर ब्लॉक्ड। जो इम्पल्सेस तो जाएंगी ना कहाँ पर, रिफ्रैक्टिव पीरियड वाले हिस्से के पास, वहां पर जाके वो हो जाएंगी ब्लॉक, क्योंकि वहां पर इम्पल्स को क्रिकेट आगे ट्रांसफर नहीं कर सकती, ठीक है। अदर इम्पल्सेस पास बिटवीन द रिफ्रैक्टिव, याद रखना है, अदर इम्पल्सेस पास बिटवीन द रिफ्रैक्टिव एरियाज एंड कंटिन्यू टू ट्रैवल इन द एक्साइटेबल पैचेस ऑफ मसल। बिटवीन द रिफ्रैक्टिव एरियाज कौन सा एरिया है जहां पर हम इम्पल्स जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी वहां पर डिपोलराइजेशन कर सकते हैं। वहां पर क्या होता है, वो इम्पल्स जो है वो पास ऑन करती जाती है। देन सेवरल इवेंट्स ट्रांसपायर इन रैपिड सक्सेशन। फिर कुछ इवेंट्स जो हैं वो निकल आते हैं रैपिड सक्सेशन के साथ, ऑल अकरिंग साइमल्टेनियसली एंड इवेंचुएटिंग इन ए स्टेट ऑफ फिब्रिलेशन। सारे के सारे साइमल्टेनियसली कॉज करते हैं और इवेंचुएटिंग क्या करते हैं, वो किस चीज का बायस बनते हैं, फिब्रिलेशन का बायस बनते हैं। फर्स्ट, block of impulses in some direction but successful transmission in the other direction creates one of the necessary condition for a re-entrant signal to develop, that is transmission of some of the depolarization waves around the heart in only some direction but not others. Second, the rapid stimulation of heart causes two changes in the cardiac muscle itself, both of which प्रीडिस्पोज टू सर्किट मूवमेंट। मतलब वो जो तीन कॉजेस थी ना, वो सर्किट मूवमेंट्स वाली, वो इनके अंदर आ जाएंगी। पहली जो कॉज थी वो ये है, कुछ पार्ट्स में जो ब्लॉक हुई थी नर्व इम्पल्स, ठीक है, और कुछ पार्ट में जो इम्पल्स वापस गुजर रही थी, उनकी वजह से क्या हुआ था कि जब रिफ्रैक्टिव पीरियड वाली जो रिफ्रैक्टिव पीरियड वाला जो पार्ट था ना, वो अपने डीपोलराइजेशन स्टेट के लिए तैयार हो गया था, तो उसके अंदर उन्होंने इम्पल्स स्टार्ट कर दी थी। उस वक्त जो है क्या हुआ था, जो डीपोलराइजेशन वाला रीजन था वो रिफ्रैक्टिव पीरियड में आ गया था, यानी लाइटर रीजन जो है वो डार्कर रीजन में चेंज हो गया था, और डार्कर रीजन जो है वो लाइटर रीजन में चेंज हो गया था, सिंपली अगर हम डिस्कस करें तो। सेकंड क्या हुआ था कि रैपिड स्टिमुलेशन ऑफ द हार्ट कॉजेज टू चेंजेस इन द कार्डिक मसल इटसेल्फ, ठीक है। कार्ड वो जो रैपिड
स्टिमुलेशन हुई थी हार्ट की, उसकी वजह से प्रीडिस्पोज सर्कस मूवमेंट हुई थी। द वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन थ्रू द हार्ट मसल डिक्रीज, वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन डिक्रीज कर गई थी। क्यों? क्योंकि वो जब डार्कर रीजन के पास गई थी तो उनको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ी थी। जब वो दूसरी तरफ जा रही थी तो वो बाइफरकेट भी कई कई दफा कर रही थी, ब्लॉक होके वो बाइफरकेट कर रही थी impulses, which allows a longer time interval for the impulses to travel around the heart. ठीक है, वो सारे हार्ट में आराम से मूव नहीं कर रही, टाइम ले रही हैं मूव करने के लिए। द रिफ्रैक्टिव पीरियड जो है वो भी हार्ट का शॉर्टन हो गया, allowing re-entry of the impulse into previously excited heart muscle. Third one of the most important features of fibrillation is the division of impulses. This is what we have to study now. The most important part ये है कि division of impulses कैसे होती है। वो जो several small shortened wave fronts बनते हैं एक बड़ी वेव से, वो chain reaction कैसे होता है, demonstrated in heart A. When a depolarization wave reaches a refractive period in the heart, रिफ्रैक्टिव एरिया के पास जब एक डीपोलराइजेशन वेव आती है ना, इट ट्रेवल्स टू बोथ साइड्स अराउंड द हार्ट। ठीक है, रिफ्रैक्टिव एरिया के पास से क्या करती है वो, बोथ एरियाज अराउंड द रिफ्रैक्टरी पीरियड वाले जो मसल है उससे घूम जाती है। दस ए सिंगल इम्पल्स बिकम्स टू इम्पल्सेस। लाइक ये देखें, जब ये चीज शो करिए, जब एक इम्पल्स आई ना ब्लॉक ये यहाँ पे रिफ्रैक्टिव पीरियड वाले मसल के पास, तो उसने क्या किया, उसने दोनों तरफ मूव कर दिया अपने आप को। ठीक है, तो वो जब दोनों तरफ मूव कर गई ना, तो वो पहले से उसकी इंटेंसिटी कम हो गई, उसकी स्पीड कम हो गई। ठीक है, और उसकी वोल्टेज भी कम होगी क्योंकि वो बाइफरकेट करेंगे। Then, when each of these reaches another refractive area, it too divides to form two more impulses. In this way, many new wave fronts are continually being formed in heart by a progressive chain reaction until finally there are many small depolarization waves traveling in many directions at the same time. ठीक है, वो जैसे जैसे अब वो लाइटर रीजन ने डार्कर रीजन में चेंज होना, डार्कर रीजन में लाइटर रीजन में चेंज होना, साथ साथ जो है वो डिवीजन ऑफ इम्पल्सेस भी हो रही है, वेव फ्रंट्स भी हो रही है। ठीक है, और वो सारा का सारा जो है क्या बन जाता है, फिर हार्ट बी बन जाता है। इन दिस वे व्हेन ही ओके, furthermore this irregular pattern of impulse travel cause many circuitous routes for the impulses to travel, greatly lengthening the conductive pathway. इससे एक और चीज भी होती है कि नर्व इम्पल्स के कंडक्शन का जो पाथवे है वो भी बढ़ जाता है, विच इज वन ऑफ द कंडीशन दैट सस्टेन्स द फिब्रिलेशन। अब पाथवे इंक्रीज कर गया तो उसने फिब्रिलेशन भी कॉज कर देनी है। इट ऑल्सो रिजल्ट इन ए कंटिन्यूअल irregular pattern of patch refractory areas in the heart. One can readily see that a vicious circle has been initiated. More and more impulses are formed, this causes more. So अभी जो है हार्ट बी in figure 13.15 demonstrate the final state that develops in the fibrillation. Here one can see many impulses traveling in all directions, some dividing and increasing the number of impulses, whereas others are blocked by refractory areas. So सारा का सारा जो हार्ट है वो, हार्ट का जो सिंचियम है, वेंट्रिकुलर सिंचियम, वो खराब होकर रह गया है। कहीं पर इम्पल्स ब्लॉक हो रही है, कहीं पर इम्पल्स बाइफरकेट कर रही है, और बाइफरकेट करके वो मूव ऑन करी जा रही है, और लेकिन उसको लेंथी फेज से गुजरना पड़ रहा है, उसकी वजह से वो डाई आउट नहीं कर रही, वो आगे मूव ऑन करी जा रही है। तो हार्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में है, उसको पता ही नहीं चल रहा कि उसने आइदर कॉन्ट्रैक्ट करना है आइदर रिलैक्स करना है।
So, vulnerable period for causing ventricular fibrillation. The period during the heart cycle when there are likely to be simultaneous areas of refractoriness and non-refractoriness in the heart is at very moment that the heart is recovering from the previous cardiac cycle. मतलब refractoriness और non refractoriness में ज़्यादा lethal vulnerable जो टाइम पीरियड है ना वो वही है कि जब हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्शन से राइट आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन जो टाइम पीरियड आता है रिफ्रैक्टरीनेस वाला दैट इज द वल्नरेबल पीरियड. वो कह रहे हैं कि इनफैक्ट ए सिंगल इलेक्ट्रिक शॉक ड्यूरिंग दिस वल्नरेबल पीरियड फ्रीक्वेंटली कैन लीड टू द ओवर पैटर्न ऑफ इम्पल्सेस spreading multi-directionally around refractory areas of muscle, thus initiating impulses. क्योंकि जहां पर वो एरिया जो है वो रिफ्रैक्टिवनेस वाला है ना, आप रिफ्रैक्टिवनेस वाला एरिया जहां पर आएगा उसने क्या कर जाना, वहां पर बाइफर्केट कर जाना है. बाइफर्केशन इज मोर लीथल देन ब्लॉकेज. बाइफर्केशन क्या करती है, सेवरल स्मॉल छोटी छोटी सी वेवफ्रंट्स बना देती है. उनकी डिफरेंट वोल्टेज होती है. अब उनमें से कई वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस वाली नहीं होती, कई थ्रेशोल्ड स्टिमुलस वाली होती है, कई थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से भी ज्यादा वाली होती हैं. ठीक है, तो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस से ज्यादा वाली क्या करेंगी, वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में डिपोलराइज कर जाएंगी. जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस वाली वेव्स होंगी वो क्या करेंगी, वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर कर जाएंगी. लेकिन जो वो वाली होंगी दूसरी, जो सबसे छोटी वाली होंगी वो सिर्फ मूव करती रहेंगी. चार्ज फॉर्म में रहेगा हार्ट. अभी जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ना वो जो है ये सारा दिखाया गया है कि बिल्कुल कुछ हाल नहीं रह गया वेंट्रिकल का, और हमें कुछ शो नहीं हो रहा बाइफर्केशन की वजह से. Electric shock defibrillation of the ventricles. Although a weak electric alternating current voltage almost invariably throws the ventricle into fibrillation, a strong high voltage, ठीक है, उन्होंने कहा जी वीक अल्टरनेटिंग वोल्टेज नो डाउट कि वो कॉज कर देता है वेंट्रिकल्स के अंदर डिफिब्रिलेशन, फिब्रिलेशन कॉज कर देता है. लेकिन अगर हम एक स्ट्रॉन्ग हाई वोल्टेज अप्लाई करें ना वेंट्रिकल्स पर, तो वो उसको डिफिब्रिलेशन के प्रोसेस में भी हेल्प आउट कर सकता है. This is accomplished by passing intense current through large electrodes placed on two sides of the heart. Intense current जब हम पास करते हैं ना दो इलेक्ट्रोड्स के साथ हार्ट को जोड़ा जाता है. ठीक है, तो वो जब दो इलेक्ट्रोड्स अप्लाई करते हैं हार्ट के ऊपर, ठीक है, चेस्ट के ऊपर, चेस्ट की वॉल के ऊपर, तो हार्ट क्या करता है, वो डिफिब्रिलेशन का अमल स्टार्ट कर देता है. The current penetrates most of the fibers of the ventricles at the same time, thus stimulating uh, essentially all parts of the ventricle simultaneously and cause them all to become refractory. ठीक है, वो साइमल्टेनियसली वो इतना वोल्टेज लगाता है, ठीक है, जो तमाम के तमाम जो पार्ट्स होते हैं ना हार्ट के वो रिफ्रैक्टरी पीरियड में चले जाते हैं. ठीक है, और जब वो रिफ्रैक्टरी पीरियड में चले जाएंगे तो फिर क्या होगा, वो साइनस से दोबारा नर्व इम्पल्स जब आएगी तो नर्व इम्पल्स उसको अगेन क्या करेगी, सारा प्रोसेस नर्व इम्पल्स ऐसे नोड से एवी से फिर एवी बंडल से परकिंजी तक आएगी, और परकिंजी से हमारा सारा ventricle depolarized हो जाएगा again. All action potential stop and the heart remains quiescent for 3 to 5 seconds. ठीक है, क्वाइट हो जाता है 3 से 5 seconds के लिए. After which it begins to beat again. उसके बाद ये दोबारा से बीट करने लग जाता है. Usually with the sinus node or some other part of the heart becoming the pacemaker. However, the same re-entrant focus that had originally thrown the ventricle into fibrillation often is still present, in which case fibrillation may begin again immediately. वो कह रहे हैं जी वो जो साइनस नोड है वो नो डाउट के मूव कर जाएगा, दोबारा जो है वो पेसमेकर बन जाएगा, लेकिन हो सकता है कि वो जो फोकल पॉइंट जो एक्टोपिक फोकाइज बने हुए हैं वो अभी स्टिल प्रेजेंट हो, दोबारा खतरा हो सकता है फिब्रिलेशन का. When electrodes are applied directly to the sides of the heart, fibrillation can cause be stopped
with 110 volts of 60 cycle alternating current applied for 0.1 second. जब हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं ना करंट को, इलेक्ट्रोड्स को अप्लाई करते हैं टू द टू साइड्स ऑफ द हार्ट, तो हमें वोल्टेज चाहिए होता है 110 का, 60 साइकिल अल्टरनेटिंग करंट वाला 0.1 सेकेंड के लिए हम अप्लाई करते हैं, और 1000 वोल्ट ऑफ डायरेक्ट करंट अप्लाइड फॉर ए फ्यू थाउजेंड ऑफ ए सेकेंड। ठीक है, तो डायरेक्ट करंट दैट इज मोर वल्नरेबल, तो हम उसको अवॉइड करते हैं, हम अल्टरनेटिव करंट यूज करते हैं। When applied through two electrodes on the chest wall, as shown in figure 13.17, the usual procedure is to charge a large electrical capacitor up to several thousand volts and then to cause the capacitor to discharge in a few thousand of, ये थोड़ा सा फिजिक्स का काम है, ये हमारे करने वाला नहीं है। इसके बाद है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीपीआर भी बोलते हैं। इसमें जो है उन्होंने सिंपली ये बताया हुआ है, ए टेक्निक फॉर पंपिंग द हार्ट विदाउट ओपनिंग द चेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ इंटरमिटेंट पावरफुल थर्स्ट ऑफ प्रेशर on the chest wall along with artificial respiration. This is called cardiopulmonary resuscitation. ये टेक्निक है जी, हार्ट को पंप करवाते हैं हम, हार्ट के वेंट्रिकल्स को हम जो है प्रेस आउट करते हैं चेस्ट पर। जब हम प्रेस करते हैं तो हार्ट को हम एक्चुअली एक्टिवेट कर रहे होते हैं कि वो डीपोलाइजेशन स्टार्ट करे। ठीक है, और ये वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल टेक्निक्स है, जो 1 मिनट से पहले अगर आप इसको कर लेते हैं तो उसके बाद जो है आप उसको इलेक्ट्रिकल जो है वो डिफिब्रिलेशन के ज़रिए दोबारा पेशेंट को रिवाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस इसके इसके साथ हमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन भी चाहिए होती है। ठीक है, और इस सारे जो प्रोसेस को हम बोलते हैं सीपीआर। अगर 5 to 8 मिनट्स के लिए जो है वो ब्रेन को क्या मिले, ब्रेन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन ना हो, तो क्या होता है कि परमानेंट जो है ब्रेन हेमरेज हो जाता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है, और पर्सन जो है वो मेंटल इलनेस का शिकार हो जाता है, और अगर इससे ज़्यादा कॉज कर जाए तो बंदा मर भी सकता है। So this is all about ventricular fibrillation. If you have any questions, you can ask me in comment box. इजाज़त दीजिए until the next video. अल्लाह हाफिज़।